नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर आई हूं। इस एक्ट में जो है ये 2005 में आया था और 13 सितंबर 2005 को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली थी। और इस एक्ट में जो है ओवरऑल 5 चैप्टर में ये समेटा हुआ है या समझा रखा है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में आ जाइए आप। चैप्टर फर्स्ट ये बताता है कि इसमें कितने सेक्शन है, 1 और 2 है जो होल इंडिया में लागू हैं। इस एक्ट का नाम बता दिया। डेफिनेशन पे आ जाइए, डेफिनेशन कौन कौन सी है, जिसमें 2A में बता दिया एग्रीव्ड पर्सन के बारे में, 2B में चाइल्ड के बारे में, 2E में बता दिया डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में, 2F में आ जाओ डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में, 2I में मजिस्ट्रेट के बारे में और 2K में मॉनेटरी रिलीफ के बारे में, 2Q में रेस्पोंडेंट के बारे में बता रखा है। इस तरह डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजीएस के 3 नंबर के लिए मेंस में आते हैं। कई बार डेफिनेशन के टुकड़े करके प्री में भी पूछने की संभावना रहती है। फिर आ जाइए चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो है डेफिनेशन क्या है। तो चैप्टर सेकंड में बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस कितने टाइप का होता है। ये 4 टाइप का होता है, जिसमें फिजिकल एब्यूज हैं, सेक्सुअल एब्यूज हैं, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज हैं एंड इकोनॉमिक एब्यूज हैं। जिसमें से पूछते हैं कई बार रिटर्न में 4 नंबर का, 6 नंबर का भी पूछ लेते हैं, कई बार प्रॉब्लम बेस्ड भी पूछ लेते हैं, कोई समस्या दे के कि भाई बताओ कौन सा एब्यूज है ये। इस तरह ओवरऑल सेक्शन 3 बहुत ज़्यादा आरजीएस के प्री और मेन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाइए चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड बता दिया कि पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें सेक्शन 4 से लेकर 11 तक का बता रखा है। जिसमें सेक्शन 8 बता दिया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा इन सब की ड्यूटी बता दी कि मजिस्ट्रेट है, प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, इनके पास यदि एग्रीड पर्सन आता है तो इनकी ड्यूटी बनती है कि इस एक्ट में जो भी ऑर्डर्स हैं उनसे उस एग्रीड पर्सन को अवेयर करवाया जाए। उसके अलावा लीगल एड के बारे में बताया जाए। ये सब सेक्शन 5 में डिफाइन कर रखा है। आप अच्छे से एक्ट में कर सकते हो उसको। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 4। चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आरजीएस के रिटर्न में और प्री में आने की पूरी संभावना रहती है। जो है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, यानी कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके लिए आपको रिलीफ मिल सकती है इस चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में सेक्शन 12 से लेकर 29 तक का डिफाइन कर रखा है। सेक्शन 12 बता दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने आप ही एप्लीकेशन दे सकते हो, एग्रीड पर्सन खुद दे सकता है, उसकी ओर से कोई पर्सन दे सकता है, इसके अलावा कोई सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये लोग भी कर सकते हैं। और ये 60 डेज में, फर्स्ट हियरिंग से लेकर 60 डेज में डिस्पोजल करने की कोशिश करेगा इसमें। उसके अलावा सेक्शन 14 काउंसलिंग के बारे में है, जो आरजीएस के प्री में पूछा हुआ है कि भाई कितने टाइम में काउंसलिंग होगी, तो 2 मंथ में। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 16 कैमरा ट्रायल के बारे में कि प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा, यानी बंद कमरे में कार्रवाई, यानी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं या डिजायर हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप बंद कमरे में भी कार्रवाई कर सकते हो। ये आरजीएस के रिटर्न में 3 मार्क्स का पूछा हुआ है। उसके अलावा इसमें सेक्शन 18 से लेकर 23 तक का एक ऑर्डर्स डिफाइन कर रखा है कि कौन कौन से ऑर्डर्स है इसमें। फिर आ जाइए जिसमें होगा ऑर्डर्स में भी सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर कि उसको रेस्पोंडेंट को प्रोहिबिट करने के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें बता रखी है कि उससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, या वो जहाँ जॉब करती है वहाँ नहीं जाएगा, उसके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके अकाउंट्स को जो है बैंक में पैसे हैं या प्रॉपर्टी है उसको यूज नहीं करेगा मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के। उसके अलावा उसके जो रिलेटिव हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं एग्रीड पर्सन को या डिप, तो उनको भी इस टाइप का डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा कोई और एक्ट है। फिर आ जाओ सेक्शन 9 है रेजिडेंशियल ऑर्डर कि वो जहाँ रह रही है वहाँ से उसे रिमूव नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, उसकी जो भी है प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा, चाहे उसका राइट हो या नहीं हो। उसे रेंट पे अगर वो रहना चाह रहे तो रेंट पे करोगे आप, अलग से रूम दिलाया जाएगा। उसके अलावा उसके सेक्शन 20 में आ जाओ मॉनेटरी रिलीफ, यानी जो भी डैमेज जो है उन सबको वो जो भी उसके बनते हैं एग्रीड पर्सन को दिलवाया जाएगा।
उसके अलावा 21 में कस्टडी ऑर्डर है, बच्चे को लेकर है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी नहीं रहेगी, उस टाइप का ऑर्डर भी पास इसमें किया जाता है। और सेक्शन है 22 कंपेंसेशन ऑर्डर, मेंटली या इमोशनली डिसऑर्डर, उसका वो स्ट्रेस में आ रहा है तो स्ट्रेस से कष्ट हो रहा है उसको, उन चीज़ों को कम करने के लिए भी कंपेंसेशन ऑर्डर दिया जाएगा। उसके अलावा 23 में बता दी कि पावर टू ग्रांट इंटरिम ऑर्डर एंड इंटरिम रिलीफ, ये भी दिलाया जाएगा। उसके अलावा 27 में आ जाओ, जुरिडिक्शन, कहाँ कहाँ केस फाइल कर सकते हैं, जो जिस एरिया में उसका कॉज ऑफ एक्शन हुआ है या रेस्पोंडेंट जहाँ रहता है या एग्रीड पर्सन रहता है वहाँ भी केस फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 29 आ जाओ, 29 बता दिया कि अपील कहाँ करोगे, यदि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से यदि एग्रीड पर्सन यदि सेटिस्फाई नहीं है तो अपील कहाँ करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में, कितने डेज में, 30 डेज में। इस तरह ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। फिर आ जाओ चैप्टर 5। चैप्टर 5 होता है कि मिसलेनियस, जिसमें 30 से लेकर 37 तक के सेक्शन डिफाइन कर रखे हैं, जिसमें एग्रीड पर्सन जो है उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर यदि उसके फेवर में दिया है और रेस्पोंडेंट यदि उसके वो कर रहा है, ब्रीच कर रहा है उस ऑर्डर को, तो रेस्पोंडेंट को 1 साल की सज़ा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों उसे दिया जाएगा। उसके अलावा सेक्शन 32 में कॉग्निजेंस एंड प्रूफ के बारे में बता दिया कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है उसको यदि वायलेट करते हैं तो ये जो ऑफेंस है ये क्या माना जाएगा, ये कॉग्निजेंस होगा एंड नॉन बेलेबल होगा। उसके अलावा 33, 34 प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में दे रखा है कि ब्रीच करता है ऑर्डर की, प्रोटेक्शन ऑर्डर की, या उस वो स्टेट गवर्नमेंट का है तो उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई है मस्ट स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ही किया जाएगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई। उसके अलावा सेक्शन 37 बता दिया इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की पावर है। इस तरह ओवरऑल ये एक्ट 5 चैप्टरों में डिफाइन कर रखा है, जिसमें से आप चैप्टर 1 भी ध्यान रखना, चैप्टर 2 रखना, चैप्टर 4 रखना। ये 3 चैप्टर एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।